कुदरती आफत, यूं तो इनका नाम ज़हन में आते ही दिल लरज जाता है। वो सुनामी हो या जंजले, कोई भी शख्स अगर यह मंजर अपनी आंखों से देख ले तो शायद कुछ अरसे तक अपनी ज़हनी कैफियत को काबू में ना रख सके। इन आफत का इंसानी सोच और दिल पर इतना गहरा असर होता है कि कुछ लोग चाहकर भी ये हादसे उम्र भर भुला नहीं सकते। बात की जाए जापान में आई सुनामी या फिर कश्मीर में आए जंजले की, लाखों लोग इन्हीं हादसों की वजह से मौत की आगोश में चले गए हैं, और जो लोग खुशकिस्मती से बच गए हैं वो शायद इन हादसों के जिक्र से भी लरस जाते होंगे। इन हादसों से इंसानी ज़हन पर क्या और कब तक असरात रहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पोस्ट ट्रॉमा किसी भी ट्रॉमा के बाद हो जाने वाले स्ट्रेस को कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को झेलने के बाद ही पैदा होता है। वो ट्रॉमेटिक इवेंट रेप, जंजला या फिर कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। इसके अलावा किसी करीबी का बिछड़ जाना या दुनिया से चले जाना भी इसकी वजह बन सकता है। बहुत से लोग अपने जज्बात काबू में नहीं रख सकते और इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम आम लफ्जों में सकता भी कह सकते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोगों को देखा होगा जो किसी हादसे के पेश आने की वजह से खामोश हो जाते हैं और अपनी दुनिया में मगन नजर आते हैं। इस बीमारी का अगर कोई शख्स शिकार हो जाए तो उसे बहुत से संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रातों को हवा में डर जाना, बिला वजह गुस्सा हो जाना, कोई ऊंची आवाज सुनकर लरस जाना, और अगर कोई करीबी शख्स किसी ऐसी सिचुएशन का जिक्र कर दे जिसकी वजह से वो इस डिसऑर्डर का शिकार हुआ था, तब भी ऐसे लोग काफी हद तक खौफ का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अवॉइडनेस भी काफी मरीजों में देखने को मिलती है, जैसे कि जिस हादसे की वजह से इस स्ट्रेस डिसऑर्डर ने जन्म लिया हो तो लोग आम तौर पर उस हादसे की जगह को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से या जिस जगह वो हादसा हुआ था। इस डिसऑर्डर को अगर वक्त पर रिकवर ना किया जाए तो ये आगे जाकर नहायत खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेता है, जिससे इसकी बीमारी के रिकवर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि इस डिसऑर्डर के डायग्नोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और कम से कम 1 महीने का वक्त मुकर्रर किया गया है। कोई शख्स इस बीमारी के सिम्टम्स जो हम आपको पहले बता चुके हैं उसमें जाहिर होते हैं तो इस डिसऑर्डर की शनाख्त कर ली जाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताते चलें कि कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मर्द ज्यादा हादसात को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करने का रेट खवातीन में मर्दों से ज्यादा पाया गया है, क्योंकि खवातीन किसी हादसे को देख लें या फिर खुद किसी हादसे से गुजरें तो उनके लिए इन सब से लड़ना काफी मुश्किल होता है और उनके लिए यह सब भूलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। यही डिप्रेशन और स्ट्रेस उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मिला देता है। कुछ रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि अगर फैमिली में पहले से कोई डिसऑर्डर मौजूद हो तो जुनियाती तौर पर भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांस होते हैं। और तो और मंशियात इस्तेमाल करने वालों में यह डिसऑर्डर बहुत हद तक देखा गया है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा हासिल करने का क्या तरीका हो सकता है, या फिर है भी या नहीं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी नहायत ही मददगार थेरेपी है
इससे किसी भी डिसऑर्डर के नेचर को मद्देनजर रखते हुए मरीज को नई जिंदगी बआसानी दी जा सकती है। इस बीमारी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि मरीज की सोचने, समझने और हादसाती चीजों को पकड़ने की सलाहियत पर काम किया जाता है और उसे न्यू थिंकिंग पैटर्न अडॉप्ट करने में थेरेपिस्ट की तरफ से सपोर्ट और मदद दी जाती है। इसके अलावा फैमिली को भी इन्वॉल्व करवाया जाता है ताकि वो मरीज के साथ तावन करें। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि किसी भी एंजाइटी और स्ट्रेस पेशेंट के लिए नहायत मुफीद है। इस थेरेपी में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार लोगों को उस सिचुएशन या हादसे से जुड़ी चीजों का नाम या तस्वर करवाया जाता है और ये अमल बार बार दोहराया जाता है जब तक कि उनका डर बिल्कुल खत्म ना हो जाए। लेकिन ये काफी टफ टाइम कंज्यूमिंग थेरेपी है क्योंकि हादसे जैसी सिचुएशन को मरीज को देखने से शायद साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस के लिए बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इस मामले में थेरेपी को अभी भी मेडिसिन से मुफीद समझा जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो ये है कि साइकोलॉजी और साइकोलॉजी डिसऑर्डर को यहाँ इतना सीरियस नहीं लिया जाता और ना ही इतनी तवज्जो दी जाती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। फैमिली के बाद अगर कोई इस हालत से लड़ने में मदद कर सकता है तो वो है हमारे इर्द गिर्द के लोग। हमें अपनी सोहबत ऐसे लोगों से रखनी चाहिए जो हमें इस हालत से निकलने में मदद करें।